So 91st MCQ is conjunctival epithelium is best described as ये बिल्कुल रट्टा बेस्ड है सवाल stratified squamous non-keratinized. ठीक है. Which of the following cannot cross the placenta? अब the answer is triglycerides. आपको पता होगा IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन जितनी भी थी हमारी उसमें आपकी जो IgG थी वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती थी. उसके अलावा वाटर और ऑक्सीजन तो वैसे भी न्यूट्रिशन है, वो भी क्रॉस करते हैं. तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो नहीं कर सकते क्रॉस. ठीक है. ओके. विच opioid causes excitability when given with MAO inhibitors? मॉर्फिन, फेंटेनाइल, पैथिडीन, कोडीन. अच्छा, पैथिडीन का ये होता है कि ये सीरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करती है और इस तरह ये जब इसको रीअपटेक को इनहिबिट करती है तो इट कैन लीड टू सीरोटोनिन सिंड्रोम. ठीक है. पैथिडीन में ये होती है क्वालिटी. माओ इनहिबिटर्स भी यही करते हैं कि वो सीरोटोनिन रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं. तो दो चीजें ऐसी जब मिल जाती हैं जो इनहिबिट करती हैं तो सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता होता है. ठीक है. सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है? 3 एज से आप सिंपल याद रखें इसको अपने लेवल पे ना. इंक्रीज एक्टिविटी होती है, आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, क्लोनस वगैरह मिलते हैं. ठीक है. उसके अलावा ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है. ठीक है. और तीसरा अल्टर्ड सेंसोरियम. ठीक है. ये 3 एज आप याद रखें इसके लिए. ठीक है. हो सकता है फीचर्स देख के आपसे कुछ पूछ ले और इस तरह से ना, तो वो ये यूजली होते हैं. पटेलर क्लोनस, एंकर क्लोनस, वो मिल सकता है वो क्योंकि हाइपर रिफ्लेक्सिया को शो कर रहा होता है. ठीक है. अच्छा जी. इसमें आगे ये है कि बाकी दवाइयां भी साथ देख लीजिएगा जो सेरोटोनिन सिंड्रोम के साथ लिंक्ड होती हैं. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जो एक MCQ होता है उसको आपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है और आपने ये देखना होता है कि अगर एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछ रहा है तो वो इससे रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है. ठीक है. ओके. विच मसल इज पेयर्ड इन डीप रेडियल नर्व इंजरी प्रिवेंटिंग कंप्लीट रिस्ट्रोक? तो ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस होता है. ठीक है. ये तो प्योरली रट्टा बेस्ड सवाल था, एनाटॉमी का क्वेश्चन. Okay, then Corynebacterium diphtheria causes disease only when it produces exotoxin. तो ये अपनी जो डिजीज कॉज करता है वो एक्सोटॉक्सिन के थ्रू करता है. और आपको कल भी डिस्कस हुआ था MCQ हमारा एक Corynebacterium का, तो हार्ट और मायोकार्डाइटिस का जिक्र हुआ था. तो ये हार्ट और नर्व्स को डैमेज करता है. ठीक है. और लिग्नोकेन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. ठीक है. वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इज द आंसर. एसवीटी में आप एडिनोसिन देते हैं. एट्री रिलेशन में काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं, डिजॉक्सिन भी उसके लिए मशहूर है. ठीक है. और हार्ट ब्लॉक एट्रोपिन आप दे रहे होते हैं या फिर पेसमेकर का यूज़ हो रहा होता है तो रूल आउट करने से भी आपको ऑप्शन जो होती है वो मिल जाती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की इस केस में. ठीक है. अ चाइल्ड डायग्नोज्ड विद न्यूरोब्लास्टोमा, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? तो इसमें जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस इज साइक्लोफॉस्फेमाइड. ये आपका फर्स्ट एड में बकायदा लिखा हुआ भी. ठीक है. अच्छा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर? तो इसमें से मार्फन सिंड्रोम जो है इनमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट है. ये आप कोई निमोनिक या जिस तरीके से भी आपने करना हुआ ना, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट और रिसेसिव जो भी हैं वो आप लोग जरूर देख के जाइएगा. इनमें से एक या दो MCQs आते ही आते हैं लाजमी. ठीक है. इस पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे इस किस्म के. Okay, a 45-year-old man presents with drooping of the eyelid, यानी ये थर्ड नर्व की पैल्सी है और द राइट आई इज डिविएटेड डाउन एंड आउट. ठीक है. सुपीरियर ऑब्लिक इन्वॉल्व होता है, फोर्थ नर्व की है ये डैमेज. एंड ही हैज वीकनेस ऑफ द लेफ्ट अपर एंड लोअर लिम्स. ओके. तो ये स्ट्रोक और वो सारा वो बता रहा है. ऑन एग्जामिनेशन हिज माउथ डिविएट्स टू द लेफ्ट साइड व्हाइल स्पीकिंग, वेयर इज द मोस्ट लाइकली साइट ऑफ द लीजन? अच्छा, तो रूल ऑफ 4 आपको याद होना चाहिए इसमें. ठीक है. रूल ऑफ 4 ये लिखा है मैंने अलग से कि मिड ब्रेन इन में 1 to 4 नर्व्स
पॉन्स 5 to 8 नर्व्स, और मेडुला नर्व नंबर 9 to 12। ठीक है, तो हमारा ये 3 और 4 बन रही है, तो साइट ऑफ लीजन जो है मिड ब्रेन बनेगा, वेंट्रल मिड ब्रेन सेरिब्रल पेडिंकल। ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, वारफरिन इनहिबिट्स किस फैक्टर को इनहिबिट करती है? विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स को। ठीक है। अब बॉय डेवलप जॉन्डिस एंड डार्क यूरिन। अब ये डार्क यूरिन आ रहा है, ठीक है। डार्क यूरिन का मतलब ये है कि आपका हेमोलिसिस हो रहा है कहीं पे, जो ये बिलिरुबिन के साथ बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हेमोलिसिस डेफिनेटली उसकी बात ये कर रहा है आफ्टर सल्फोनामाइड यूज। ठीक है, और हाइंस बॉडीज आर सीन। ठीक है, तो ये G6PD का सिनेरियो है। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में तो स्पेक्टिन और एनकाइरिन का इशू होता है। ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमियाज में एक अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और हाइंस बॉडीज उसमें नहीं होती। ठीक है, और G6PD डेफिशिएंसी में हाइंस बॉडीज होती हैं, बाइट सेल्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और G6PD डेफिशिएंसी की आप दवाइयाँ देख लीजिएगा, काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन जो सिनेरियो ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके, आइसोनियाजिड का दे के पूछा जाता है, डेप्सोन का यूज़ करा के पूछा जाता है, स्किन वगैरह में भी यूज़ होता है ये डेप्सोन का। और मलेरिया हुआ है पेशेंट को, उसने एक दवाई यूज़ की और उसके बाद ये डार्क यूरिन और जॉन्डिस शुरू हो गया, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा शुरू हो गई है। इस किस्म का सिनेरियो दे के आपको G6PD का पूछते हैं। तो ये ज़्यादा कॉमन सिनेरियो जो है वो यही सल्फोनामाइड्स, आइसोनियाजिड, डेप्सोन और मलेरिया के साथ ये लोग पूछ रहे होते हैं। ठीक है। अब women in rehabilitation for many years with liver disease most likely cause। अच्छा, रिहैब में है तो डेफिनेटली अल्कोहलिक होगी, इसलिए वो रिहैब का उसने जिक्र किया। ठीक है, तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज। ओके, अ यंग बॉय डेवलप्ड इन्फेक्शन आफ्टर आईवी फ्लूइड्स। हेल्थ केयर वर्कर हैड हैंड इन्फेक्शन, लाइकली ऑर्गेनिज्म स्टैफ ऑरियस होता है। ठीक है, इस केस में। और आईवी कैनुलेशन साइट्स और स्किन, क्योंकि स्किन के थ्रू भी जो होता है वो आपका ये जा सकता होता है, ट्रांसमिट हुआ है, तो इसलिए उसने आईवी फ्लूइड्स और ये वो दिया है। और सुडोमोनास जो होता है वो यूजली आपका हाई टेम्परेचर्स पे होता है ये। वो जैसे आपको हिस्ट्री दे सकते हैं कि गर्म हमाम वगैरह जैसे, या सोना वगैरह होते हैं, उधर गया है पेशेंट और वो वहाँ पे उसको ये शुरू हुई है, तो वो उसका सिनेरियो उस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे होते हैं। क्लेब्सिला का ओल्ड एज होती है, और आपको क्या क्या दिया, अल्कोहलिक की भी हिस्ट्री दी जा सकती है, इस किस्म का होता है। ठीक है। ई कुलाई का यूजली आपको पता है वो सारा हैमबर्गर वगैरह के साथ एसोसिएट करके, या सिस्टाइटिस और यूटीआई का सिनेरियो बना के उस किस्म के दिए जाते हैं। ठीक है। अ 45-year-old shipyard worker presents with progressive dyspnea and chest pain. Imaging shows pleural thickening with multiple pleural plaques। आपका आंसर यहीं पे मिल गया आपको। ठीक है, और स्पेशली malignant spindle shaped cell arising from pleura। ठीक है, तो प्लूरा से अगर कोई मेलिग्नेंट सेल कर रहा है तो क्या होगा? मोस्ट लाइकली वो मीजोथेलियोमा की बात कर रहा है, और मीजोथेलियोमा किस में होता है? एस्बेस्टोसिस में होता है। ठीक है, और साथ में प्लूरल प्लेक्स भी उसने दे दिए हैं, तो दैट ऑलमोस्ट कंफर्म्स आवर डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये एस्बेस्टोस इसमें आंसर है। ओके, ड्रग यूज फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, इसमें बाकी भी यूज होती हैं, लेकिन मिथिमाजोल वगैरह जो यूजली है ना, और प्रोपायथायोरेसिल, ये यूजली प्रेगनेंसी में आपकी ये प्रोपायथायोरेसिल जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज हो रही थी, मेथिमाजोल सेकंड और थर्ड में यूज होती है। और इसमें ज़्यादा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जो दी जाती है, क्योंकि उसने पूछा ही है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, ठीक है, इस तरह की जो सिम्टम्स है ना, वो प्रोपायथायोरेसिल उसके लिए करेक्ट आंसर, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप देते हैं। वैसे ये पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 भी ब्लॉक करती है। तो उससे ये होता है कि T3 जो है आपकी एक्टिव फॉर्म होती है थायराइड की। ठीक है, फ्री T3 जो होता है। अच्छा जी, डाइजॉक्सिन बिलोंग्स टू विच ड्रग क्लास? ग्लाइकोसाइड। ठीक है,
और कौन सा जो है वो पंप उसके साथ ही एसोसिएटेड है, कल भी पढ़ा था। हाँ जी, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। गुड। अच्छा जी। अ पेशेंट डेवलप डीवीटी ऑन 8th पोस्ट ऑपरेटिव डे, मोस्ट लाइकली कॉज, इसका वीनस स्टेसिस। इसमें विचुस्ट्राइड भी देखना है आपने, उस उसी में सारा होता है, ठीक है। क्या होता है विचुस्ट्राइड में? हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है, एंडोथेलियल इंजरी होती है, और वीनस स्टेसिस होता है, ठीक है। तो इस केस में स्टेसिस इसलिए है क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव उसकी मूवमेंट कम होती है, और यूजली कहते हैं कि अगर आपका 4 दिन से ऊपर का स्टे है, ठीक है, आपका 4 दिन से ऊपर का स्टे है, तो फिर ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है आपका डीवीटी का, ठीक है। पोस्ट सर्जरी जो है, अगर आपका 4 दिन से ऊपर का स्टे है तो फिर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है जी, अ वुमेन विद इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज एडवाइज्ड अ मिड साइकिल टेस्ट, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी टेकन एट दिस टाइम विल मोस्ट लाइकली शो विच फेज। कौन सा फेज, कल भी हमने डिस्कस किया था, कौन सा फेज बनता है इसमें? प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, क्योंकि वो वही ऑलमोस्ट मिड साइकिल होता है। सिक्रीटरी फेज होता है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज तो जो है आपका वो शेडिंग का फेज होगा, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव फेज ही इसमें अप्रोप्रिएट। अच्छा, अपर पार्ट ऑफ डुओडेनम अल्सर ब्लीड्स ड्यू टू इंजरी टू विच आर्टरी? ये गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है, लेकिन यूजली अपर पार्ट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो एक्चुअल इसकी नॉमेनक्लेचर बनना चाहिए, दैट इज पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। अच्छा, एक जो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आता है, वो ये होता है कि वो आपको दे देते हैं एमसीक्यू में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक वॉल, और स्टूडेंट जो है वो गैस्ट्रोडुडेनल ही लगा के आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्टीरियर पार्ट को देख लिया होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो उसका आंसर क्या बनेगा? स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। वो स्प्लीनिक वेसल से होती है जो सप्लाई कर रही होती है गैस्ट्रिक की पोस्टीरियर उधर वॉल को, ठीक है। A nail pierces between first and second metatarsal, which artery is involved? अच्छा, रिपीट कर दूं। उसमें यह है कि आपका, ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये पोस्टीरियर है, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डुओडेनम अल्सर ब्लीड्स ड्यू टू विच आर्टरी? तो ये गैस्ट्रोडुओडेनल होती है। लेकिन अगर आपको वो यहीं से डुओडेनम के बजाय आपको लफ्ज यूज कर दे गैस्ट्रिक या स्टमक, स्टमक यूजली वो नहीं यूज करते, गैस्ट्रिक ही करते हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए। तो स्टमक की जो पोस्टीरियर सप्लाई है ना, वो आती है स्प्लीनिक आर्टरी से, स्प्लीनिक वेसल से, ठीक है। तो ये आपने फिर स्प्लीन को आपने मार्क करना है, ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी होगी। कभी कभार वो ऐसा करते हैं, अदरवाइज ज्यादातर तो ये सीधा सीधा एमसीक्यू ही आता है। A nail pierces between first and second metatarsal, which artery is injured? ठीक है जी। सो पोस्टीरियर टिबियल और ये वो करके डोर्सालिस पीडिस होती है इसमें, ठीक है, यही वहां पे होती है। और इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है।
इसकी साइंस ये है पीछे की जी, आपका यूट्रस का साइज बड़ा होता है, आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ गया होता है, तो रिजर्व्स कम होते हैं, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वैसे ये इसमें ना थोड़े से ये इसने वो किया हुआ है, जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ज़्यादा बीच में टिपिकल पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज के पॉइंट्स ना। लेकिन ये है कि जो इस ये दिया हुआ है ना, इसने ठीक दिया हुआ है, इसको एज इट इज़ याद रख लें। कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटो ऑनकोर जीन्स आर नॉर्मल जीन्स रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ, ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है इसमें। अच्छा जी, उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ प्रोप्रानोलॉल इन हाइपोथायरॉयडिज्म, अभी मैंने पीछे डिस्कस कर दिया, ये वाला पॉइंट देखें, प्रोप्रानोलॉल के उसने दो दे दिए इत्तेफाक से आपको। पेरिफेरल कन्वर्जन जो है ना T4 को T3 से वो ब्लॉक करती है, और T3 इज द एक्टिव फॉर्म जो पेरिफेरी में काम कर रही होती है, ठीक, थायराइड की। विच प्रोटीन डिफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्सन मार्फन सिंड्रोम, फिब्रिलिन प्रोटीन का इश्यू होता है इसमें ना, ठीक है। और ई से इलास्टिन, ई से एलर डेनलॉस, इलास्टिन जो है वो एलर डेनलॉस में होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये जी, a 30-year-old man falls from a height and lands on his shoulder, resulting in arm adduction, internal rotation, and pronated forearm, waiter stiff posture. Which part of brachial plexus is involved? तो ये C5 C6 की ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज आपको पढ़नी पड़ेगी। A patient is unable to raise and abduct his arm initially up to 15 degrees, but after 15 degrees, passive movement of the arm is possible. Which of the following muscle is damaged? तो कौन करता था इनिशिएट abduction को? इनिशिएट भी करता है और 15 डिग्रीज तक भी लेके जाता है, तो दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। An individual was hit on dorsum surface of the wrist joint, ठीक है, which tendon might get damaged while passing through extensor retiniculum second compartment, तो ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है। ओके जी, एनाटमी का सवाल है सीधा सीधा। अ पेशेंट अंडरवेंट थायराइड सर्जरी, लेटर डेवलप टेटनी एंड नाउ प्रेजेंट्स विद मसल ट्विचिंग एंड सीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटी इज रिस्पॉन्सिबल, तो क्या होगा? ये आपका कैल्शियम होगा, क्योंकि पैराथायराइड, थायराइड सर्जरी के बाद जो है ना पैराथायराइड हार्मोन्स के डैमेज होने का भी चांस, पैराथायराइड ग्लैंड के डैमेज होने का भी चांस होता है, ठीक है। इसमें आपके साइंस कौन से होते हैं जो कैल्शियम के साथ एसोसिएटेड साइंस है, टेटनी में जो देखने होते हैं? और श्वास्टिक साइन है, और हाँ जी ट्रोजो साइन, ठीक है। ओके, तो इन साइंस का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इस जाहिर बात है जब ये दे दिया है, इस किस्म की बात कर ली है, तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, दिए हुए हैं आपको उसमें ना फर्स्ट एड में। A young female presents with chronic dry cough and fatigue. Chest X-ray shows bilateral hilar lymphadenopathy, bilateral hilar lymphadenopathy, sarcoidosis. ठीक है। Serum calcium levels are elevated. Lymph node biopsy reveals non-caseating granuloma. टीबी में होता है caseating, sarcoidosis में non-caseating, ठीक है। ये सिंपल इसका बड़ा वो सीधा सा है। एंड विद ओकेजनल एस्टेरॉइडीज बॉडीज, ठीक है, तो sarcoidosis है, ठीक है।
इसी में ये सारी चीजें होती हैं। एस लेवल्स, ACE लेवल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इन TB इज यूजली कॉज्ड बाय एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस का रोल होता है TB में ज्यादा। हाइपर वेंटिलेशन लीड्स टू विच एसिड बेस डिस्टर्बेंस। ये देखें, इस MC इसमें भी तीसरा MCQ है ये इस पेपर का, ये जो एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड है। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि 2 से 3 तो कंफर्म है। तो एसिड बेस बैलेंस आपने अच्छा करना है, ठीक है। डोमेन्स वही होती हैं, ठीक है, डोमेन्स वही रहती हैं, क्वेश्चन थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। हाइपरवेंटिलेशन लीड्स टू विच एसिड बेस डिस्टर्बेंस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्यों? क्योंकि हाइपरवेंटिलेशन है, बार बार सांस लेगा तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड आपको इशू आ रहा होगा तो रेस्पिरेटरी है वो। और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का मतलब है एल्कलोटिक चेंज आएगी, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। In diabetic ketoacidosis, the characteristic arterial blood gas finding is metabolic acidosis. Which of the following best explains the changes in PaCO2? PaCO2 is decreased due to compensatory respiratory alkalosis। हाँ जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है क्योंकि आपका लैक्टिक एसिडोसिस होता है, लैक्टेट ज्यादा बन रहा होता है, ठीक है। और उसको कंपनसेट करने के लिए आपके सांस की रफ्तार तेज होती है और डीप आप करते हो जो ब्रीदिंग होती है, ठीक है। तो उसमें पी CO2 वॉश आउट होगी, तो PaCO2 इज डिक्रीज ड्यू टू कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये एक और उसने एसिड बेस का ही दे दिया। A patient with chloroquine resistant malaria receives an alternative drug and develops hemolysis with white cells. Which enzyme deficiency explains this? आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, G6PD के पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। और एक और पॉइंट ये होता है कि G6PD का ये यूज हो रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ NADPH, ठीक है। और NADPH क्या करता है? ये आपके ऑक्सीजन से आगे सुपर ऑक्साइड्स बनवाता है, लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड्स वगैरह फिर क्या करते हैं? आपके RBCs और न्यूट्रोफिल्स जो हैं इनको यूज करते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। और आपके आरबीसीज इनको अलहदा यूज करते हैं और न्यूट्रोफिल्स यूज करते हैं इनको अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। तो ये सारा साइकिल होता है, NADPH की ये सिग्निफिकेंस है और G6PD का सारा इस प्रोसेस में ये रोल है, ठीक है। तो यहाँ से भी कहीं सवाल आ जाता होता है NADPH के हवाले से ना। अब ये G6PD का सारा जो है ना, सिर्फ उसका नहीं आएगा, साथ NADPH का भी आ सकता होता है। अच्छा जी, a 4 month old male infant is brought by his mother due to poor feeding, seizures and developmental delay. On examination, he has hypotonia, hypothermia and kinky hair. Lab tests reveal low serum copper levels and ceruloplasmin levels. Which of the following is your diagnosis? अच्छा, विल्सन के बिल्कुल अपोजिट जो होता है ना, यानी उसके विल्सन में क्या होता है? हाँ जी, मैंकी है। विल्सन में हाई होता है आपका ये कॉपर, लेकिन इसमें लो होता है, ठीक है। तो दैट इज मैनकीज। अब और दूसरी चीज भी आपको साथ पता होनी चाहिए, मैनकी में आपका होता है ATP7A जीन म्यूटेशन, ठीक है। ATP7A। और जो क्या है मैनकी 7B,
अच्छा, 7A, 7A। हाँ जी, मैं मैनकी की 7A है, ठीक है। और जो साथ में आपका जो कॉप दूसरा है आपका विल्सन डिजीज, उसकी 7B है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि दो चीजें हैं, एक तो बिल्कुल उलट हो रहा है, दूसरा मैनकी 7A है, और जो आपका दूसरा है विल्सन डिजीज, उसका 7B है, ठीक है। और किनकी हेयर इसका करेक्टरिस्टिक फीचर, किनकी हेयर उसमें नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, वन कार्बन कैरियर इज बायोटिन, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपको। अच्छा जी, a 60-year-old patient with long-standing mitral stenosis presents with palpitations. ECG shows absent P waves and irregular ventricular rhythm. Absent P wave, irregular rhythm क्या होता है जी? AFib, ठीक है। अच्छा, AFib में क्या होता है आपका? ये आपका हार्ट है, ये सेप्टम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। क्योंकि आगे अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, मतलब इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो ब्लड की पूलिंग लेफ्ट से वापस शुरू हो जाती है, वेंट्रिकल का साइज भी बढ़ जाता है, वेंट्रिकल में पूलिंग होती है, ठीक है, और फिर बैक प्रेशर होता है। तो एट्रिया में जो होता है आपका, एट्रिया के भी साइज में फर्क आता है, उसकी वजह से, ठीक है, इश्यूज हो सकते हैं। तो जो ये सारा मैकेनिज्म है ना, दिस लीड्स टू दी डिफेक्टिव डीपोलराइजेशन, ठीक है। जाहिर बात है, जब वॉल में चेंजेस आएंगी थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भी चेंजेस आएंगी, ठीक है। आपके वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियास क्यों हो रहे होते हैं पोस्ट एमआई और ये वो, तो वो क्योंकि वॉल में आपकी चेंज आ गया है, कुछ जगहों पे आपका डेड टिश्यू है, और इस तरह से तो इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑलमोस्ट लाइव वायर वाली हिसाब है, वो जो जो बिजली की तारें होती हैं मिसाल के तौर पे, कि कहीं पे डिफेक्ट आता है तो वहां से आगे सप्लाईज में इश्यूज आते हैं, या कोई चेंजेस वहां पे आती हैं तो इश्यूज आ रहे होते हैं, करंट हो रहा होता है और सारा कुछ। तो इसी तरह तो इसमें ये सारा रैंडम, ठीक है, कियोटिक एट्रियल डीपोलराइजेशन, ये इसमें बनेगा, बाकी इसमें नहीं है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, और एट्रिया पूरे में ही रैंडम कियोटिक एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं, ठीक है, और वहां से इम्पल्सेस ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। ओके जी, a 45-year-old patient with chronic inflammatory arthritis requires antibiotic therapy. Which of the following antibiotics should be avoided? तो फ्लोरोकिनोलोन्स आपको पता है टेंडन रप्चर और इन चीज़ों के साथ, कार्टिलेज डैमेज के वगैरह के साथ, एक्लिस टेंडन स्पेशली इन्वॉल्व होता है, तो ये सारा कार्टिलेज और ये इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए फ्लोरोकिनोलोन्स जो है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पीएएच कंसंट्रेशन इज इन प्लाज्मा एंड यूरिन फ्लो रेट्स आर गिवन, व्हाट इज कैलकुलेटेड? तो ये पीएएच जो होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है वो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है ना उसको ही बता रहा होता है, ठीक है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो इसमें आएगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विद पेटिकियाई ऑन जिंजिवा एंड स्क्लेरा, ट्राइकस्पिड वेल इन्वॉल्व, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, कल भी देखा था, कल भी एक एमसीक्यू आया था, तो स्टे फोर यस, ठीक है। Visual cortex is located in which lobe and which nucleus relays visual signals? तो ऑक्सीपिटल लोब है और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये कुछ रट्टे वाले बीच में, सारी बात है, रट्टा तो है ही FCPS 1 में बीच में। लीजन ऑफ द राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट विल कॉज विच ऑफ द, ये आपका वो जो सारा है ना ऑप्टिक कैज्म वाला और वो सारा वो आपने करना है, ठीक है।
ऑप्टिक पाथवे जो है, ऑक्यूलोमोटर जो है। अच्छा जी। आ अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद बॉडी एक्स, कॉन्स्टिपेशन, कंफ्यूजन। ठीक है। तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी एक्स, वो ग्रोन्स मोन्स, वो सारा ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड एट हाई एल्टीट्यूड व्हाट हैपेंस टू रेस्पिरेशन? दैट इज इंक्रीज्ड वेंटिलेशन। ठीक है। आपका एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, सांस को क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है? ज्यादा होता है ना, तो इंक्रीज वेंटिलेशन। ठीक है। अच्छा जी। A hypertensive patient requires pharmacologic treatment. Which class of antihypertensive is present in a is preferred in a patient with ventricular hypertrophy? ये अब आप बताएंगे कि एस इनहिबिटर्स तो उसने लिख दिया कि क्यों, बीटा ब्लॉकर क्यों नहीं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों नहीं, हर एक को तो हम लोडीपिन दे रहे होते हो। आपके एस इनहिबिटर्स, आपके एस इनहिबिटर्स जो हैं दे कॉज, दे प्रिवेंट रीमॉडलिंग, जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में आ रही होती है और जो कि लेके जा रही होती है हार्ट फेलियर की तरफ। दूसरा, दे डिक्रीज प्रीलोड। दूसरा, दे हैव पॉजिटिव रोल इन दी रीनल सर्कुलेशन। ठीक है। आप देते हैं ना एस इनहिबिटर्स अब्स वगैरह, उन केसेस में जो होते हैं आपके प्रोटीनूरिया को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। और साथ ही आपका बीपी भी कम करेंगे। और साथ इनका एक और फायदा ये है कि मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है, कल हमने डिस्कस शायद किया था। ठीक है। मोर्टेलिटी बेनिफिट भी है इनका, यानी दे इम्प्रूव सर्वाइवल इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। तो दैट इज वाई फिर आपके एस इनहिबिटर्स इज द प्रेफर्ड ऑप्शन। बाकी सब में इतने सारे फायदे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। ओके, विच स्ट्रक्चर पासेस थ्रू द वर्टिब्रल लेवल एट T12? ये एओर्टा होता है इसमें। ठीक। A 20-year-old presents with jaundice and dark stools. डार्क स्टूल्स का क्या मतलब है, कल वाला अगर मेरा लेक्चर आप लोगों ने लिया हो या जो सेशन था उसमें, तो डार्क स्टूल्स का मतलब है कि अब आपके स्टूल्स वाली साइड पे बिलीरुबिन है, इस चैनल से ही रिमूव हो रही है। ठीक है। पेल यूरिन है एंड पेल्पेबल स्प्लीन। ठीक है। तो यानी अब डार्क स्टूल्स का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शन कहीं नहीं आ रही। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज जो है ना वो तो रूल आउट हो गया, क्यों? क्योंकि बिलीरुबिन आपके इंटेस्टाइन तक पहुंच रही है, तभी तो वो स्टूल के रास्ते से निकल रही है। ठीक है। तो जी, तो जॉन्डिस वाले दो तो, सॉरी, ऑब्स्ट्रक्शन वाला तो निकल गया। हेपेटोसेलुलर का कोई इसने बताया हुआ नहीं है उस तरह से कॉज। ठीक है। न्यूनेटल तो है ही नहीं, 20 ईयर्स न्यूनेटल थोड़ी होगा, तो ये हीमोलिटिक जॉन्डिस। ठीक है। Essential thrombocythemia is due to defect in which platelet function aggregation। ठीक है। आगे इसमें वो लिखे हुए हैं सारे, ये देख लीजिएगा।
अ फार्मर डेवलप्स प्रोरेटिक वेजिकुलर रैश ऑन हैंड्स 2 days आफ्टर। 2 days का मतलब लेट, तो लेट ऑनसेट कौन सा होता है? कौन सा होगा लेट ऑनसेट? हाँ, डिलेड, डिलेड। यस, टाइप 4। ठीक है। सो टाइप 4 इसका ठीक आंसर है। ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है ना, जितने भी, ये आपने बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और लास्ट मिनट जो रिवीजन होती है आपकी, उसमें इसको भी रखें, इंक्लूड इसको रखें, और ये जो आपके हैं एसिड बेस बैलेंस रखें, उसके अलावा आपका जो वो पी CYP450 जो है, उसको कौन से इंड्यूसर हैं, कौन से इनहिबिटर हैं, उसको रखें। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते जाएं जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है। नमूनिया, मेनिंजाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इनके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, ये वाले, क्योंकि ये आने ही आने होते हैं इनमें से कोई ना कोई सवाल। ठीक है। जो आपको कंफर्म टॉपिक्स पता है ना कि जिनमें से आना ही आना है, तो उनको लास्ट मिनट पे जरूर रिवाइज लाजमी आपने दोबारा से भी करना है। ठीक है। अच्छा जी। अब आ गया। A 20-year-old female develops sudden itching, urticaria, wheezing, and hypotension within minutes of eating peanuts. Within minutes, बता दिया उसने, immediate। तो इसमें कौन सा होगा? दिस इज टाइप 1, IgE mediated। ठीक है। मास्ट सेल्स के साथ जो एसोसिएटेड है ना, तो ये इमीडिएटली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। अ न्यू बॉर्न डेवलप्स जॉन्डिस ड्यू टू RH इनकम्पैटिबिलिटी, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इन्वॉल्व? तो ये टाइप 2 होता है। ठीक है। RH इनकम्पैटिबिलिटी वाला। अच्छा जी। अब देखो, तीन उसने हाइपर सेंसिटिविटी के इकट्ठे दे दिए हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अच्छा जी। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग मेनिंजाइटिस इन अडल्ट इज स्ट्रेप नमूनी। ठीक है। ये नीचे टेबल है, ये टेबल फर्स्ट एड का टेबल है। ये अच्छा किया है इन्होंने कि रेफरेंस जो है वो ऑथेंटिक दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट एड का टेबल है आपको। A patient taking warfarin is prescribed cimetidine. A patient taking warfarin is taking prescribed cimetidine. After a few days, INR increases. ठीक है। What is the most likely mechanism of this drug interaction? तो ये सिमिटिडीन जो है, तो मुझे नहीं पता था, इसी पेज पे MCQ आ जाएगा। सिमिटिडीन जो है वो CYP450 का इनहिबिटर है। ठीक है। और वार्फरिन वो ड्रग है जिस जो इस मैकेनिज्म से उसकी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। ठीक है। तो जब आपने इसको इनहिबिट कर दिया, तो यानी वार्फरिन को अब कोई भी जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर रहा। तो जब मेटाबोलाइज नहीं कर रहा तो क्या होगा? उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब लेवल इंक्रीज होगा तो INR भी इंक्रीज करेगी वो। ठीक है। और ब्लीडिंग का रिस्क आपका बढ़ जाता है। कल ही मैंने इमरजेंसी में पेशेंट देखा है जिसका वार्फरिन ले रहा था, उसका वेल्वुलर लीजन था, वेल्वुलर सर्जरी हुई हार्ट वेल्व्स की, और वारफरिन पे था। अभी 1 महीना ही हुआ था उस सर्जरी को, और वारफरिन पे था, और बेचारा मैसिव इंट्राक्रेनियल ब्लीड के साथ आया हुआ था। तो एक मुश्किल से अल्लाह ने निकाला, वेल्वुलर लीजन की सर्जरी तो हो गई, लेकिन उसके बाद अगली मुश्किल वारफरिन की वजह से आ गई। अच्छा जी। स्टियटोरिया in chronic pancreatitis is primarily seen due to deficiency of lipase। ठीक है। अच्छा, अब वो स्टियटोरिया उसने बता दिया ना, हो सकता है वो आपको बता दे कि स्टूल्स आर डिफिकल्ट टू फ्लश। ठीक है।
तो ये आपने इनडायरेक्टली भी देखना है, और उधर बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने पेपर सॉल्व करना होता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं। अब ये डिफिकल्ट टू फ्लश स्टूल और ये हर चीज़ आपने पढ़ी होती है। उधर कभी कभी होता है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होकर आती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है। एक्यूट में होता है। ठीक है। देखिए, पैंक्रिया जो लाइपेज हैं और अमाइलेज है वो एंजाइम्स हैं पैंक्रियाज के। आहिस्ता आहिस्ता जब टिश्यू डैमेज होता जाएगा, जब पैंक्रियाज आपका नॉर्मल पैंक्रियाज डैमेज होता जाएगा, तो फिर आपके जो पैंक्रियाज के एंजाइम्स हैं वो भी खत्म होते हैं, क्योंकि जो आपका मेन फंक्शनल टिश्यू है वो खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है। सो इसमें एक्यूट की बात नहीं की हुई, क्रॉनिक की बात की हुई। आ गई समझ। अच्छा जी, तो ये भी यही यही वो जो यही जो मैंने अभी बात की है, मैं समझा ही रहा था इसी पॉइंट पे कि आप लोगों ने देखना होता है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट को समझना होता है। ठीक है। आप डिफिकल्ट टू फ्लश भी मैंने बात कर दी, लेकिन आपने जो सवाल पूछ लिया वो मेरी बात को ठीक साबित कर दिया कि आपने एक एक लफ्ज पे गौर करना होता है और बड़े तरीके से बैक, मतलब कोई इशू नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, सोच समझ के। ठीक है। तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है ना, नॉट दी एक्यूट। ठीक है। इसीलिए तो ये फिर डायबिटीज भी करार होता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन भी खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी। ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस इज एसोसिएटेड विद विच एंटीबॉडी? तो ये IgG4 होती है। ठीक है इसकी। सीला टर्सिका इज लोकेटेड, एस से सीला, एस से स्फीनॉइड। ठीक है। सीला टर्सिका इज लोकेटेड इन स्फीनॉइड बोन। ओके। A patient presents with hyponatremia, normal potassium levels, urine osmolality is 610। नॉर्मल यूरिन ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? तो ये नॉर्मल में फॉल कर रही है। ठीक है। एंड लो यूरिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये SIADH है। ठीक है। इसमें यू वॉल्यूमिक हाइपोनाट्रीमिया होता है। ठीक है। ओके, इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक व्हाट हैपेंस टू रीनल ब्लड वेसल्स? वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल वेसल्स। ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पायोग्लिटाजोन इज, ये एक्टिवेट, इट एक्टिवेट्स PPAR। ठीक है। ये PPAR गैमा को एक्टिवेट करता है, और पायोग्लिटाजोन का क्या है इसका? P से याद रखें। पीडल एडिमा भी करा सकती है ये, और हार्ट फेलियर भी। ठीक है। तो इन चीज़ों में ये अवॉइड करनी होती है। ठीक है। अब आज उसने PPAR का पूछ लिया, कल को वो आपसे हो सकता है ये इसके साइड इफेक्ट्स का पूछ ले या कॉन्ट्राइंडिकेशन का पूछ ले, है ना। तो ये एक MCQ से दो दो तीन तीन MCQ तो सीधे सीधे निकल रहे होते हैं। अच्छा, तीसरी हाँ चीज़ ये है कि ये जो है ना पायोग्लिटाजोन, ये उस क्लास से बिलोंग करता है जो इंक्रीज करते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है।
फंक्शन ऑफ एपिडिडेमाइटिस इज, एपिडिडेमिस इज स्पर्म मेचुरेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन रिकरेंट फीवर एंड हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, मोर लाइकली डायग्नोसिस इज डेंगू है। वैसे मेरे लिहाज से तो ये कंट्रोवर्शियल सा एमसीक्यू है। मलेरिया में भी रिकरेंट फीवर तो हो सकता है। रिकरेंट का मतलब होता है जो बार बार हो रहा हो, ठीक है। तो अब और हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस उसमें भी आगे जाके होती हैं, मलेरिया में भी, लेकिन ये डेंगू ज्यादा वो सूटेबल है, ठीक है। ये वो उस तरह के एमसीक्यूज की जो मैंने शुरू में बात की थी ना, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनमें फिर आप थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल हो ना, तो फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, बस, ठीक है। टाइम नहीं जाया करना होता। अच्छा जी। A patient reports sudden visual loss in the upper quadrant of the visual field in the one eye। हाँ, अब ये देखना है, इसके दो तीन सवाल फिर आ गए, ये माइल लूप है। तो ये भी उन टॉपिक्स में से है जिसमें से एक आधा एमसीक्यू जरूर ही आता है। एक तो कंफर्म आता है, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इस पेपर में ज्यादा आए हुए हैं, तीन आए हुए हैं, ठीक है। ओके, बेस्ट मेथड टू मैयर जीएफआर इज, आप क्या करते हैं वार्ड्स में? हाउस जॉब तो आप सबने की हुई है ना, क्रेटेनिन क्लियरेंस ही देख रहे होते हैं ना, उसी से आप मैयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इज, कौन सी है? ड्रग्स कौन सी हैं? एप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम आप यूजली ब्रोंकोडायलेशन ऑफ सीओपीडी में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज हो रही होती हैं। अच्छा जी, वाई आर स्टीरॉइड्स गिवन इन अ शॉक? शॉक के केस में, अच्छा, आप लोगों ने हाउस जॉब भी की हुई है और अभी कोई एमओशिप भी कर रहा होगा, तो इवन आप लोग दे रहे होते हैं, व्हीट पिल पॉइजनिंग में भी आप स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं ना। आपको पीजी ने लिखा होता है कि जी ये करें, अभी आप खुद भी पीजी बन जाएंगे, तो क्यों देते हैं? आपकी व्हीट पिल में भी कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई होती है, ठीक है, व्हीट पिल पॉइजनिंग में भी। उसी की वजह से, वो कैपिलरी परमेबिलिटी की वजह से फ्लूइड लीक होता है और आपका हाइपोटेंशन होती है और यूजली रिफ्रैक्टरी शॉक होता है, ठीक है। तो ये जो स्टीरॉइड्स हैं, दे रिड्यूस कैपिलरी परमेबिलिटी एंड इन्फ्लेमेशन। तो इस मैकेनिज्म की वजह से स्टीरॉइड्स में स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं शॉक में। उसके भी शॉक में यही देने की वजह होती है, व्हीट पिल में भी, जब व्हीट पिल में बीपी रिड्यूस होता है ना, तो आप इसीलिए दे रहे होते हैं ताकि कैपिलरी परमेबिलिटी जो एक मेजर इशू है, मेजर पैथोजेनेसिस में जिसका मेजर चीज है व्हीट पिल की, तो आप उसमें स्टीरॉइड्स दें ताकि उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ये शॉक में ओवरऑल जो है, ये दे रिड्यूस कैपिलरी परमेबिलिटी एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अच्छा जी, इंक्रीज्ड इफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्शन लीड्स टू इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या होगा? ये आपका गुर्दा है, ओ सॉरी, अच्छा, ये आपका गुर्दा है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक तरफ से आ रही होती है सप्लाई, एक तरफ से जा रही होती है, ठीक है। तो इफरेंट जो है वो जाने वाली चीज है, ठीक है। अच्छा, ग्लोमेरुलस में जो चीजें हो रही होती हैं, ये ग्लोमेरुलस के लेवल पे हो रही होती है ना किडनी में। अच्छा, अब जब आपका ये जाने वाली चीज का जो है वो सप्लाई, आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, कम जा रही है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, तो पीछे पूलिंग होगी ना, तो पीछे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका बढ़ेगा, ठीक है।
अच्छा जी। उसके अलावा है हमारा, a child develops migratory polyarthritis and carditis 2 to 3 weeks after a sore throat. Which mechanism explains this complication? हाँ जी, ये आप लोग बताएंगे यहाँ तक। अभी मैं आपको बाकी की नहीं दिखा रहा, आप बताएं किस चीज़ का एमसीक्यू है ये। कौन सा रूमेटिक फीवर? ऑर्गेनिज्म कौन सा है और मैकेनिज्म क्या है? आयशा, अगर आप इंटरेक्टिव लेक्चर ले रही हैं तो इन्वॉल्व भी होना। आप बताएं। इन्वॉल्व करने का आपको मकसद ही ये है कि आप लोगों की वो जो है ना एक रिफ्लेक्स डेवलप हो, सोचने का इसमें और आंसर करने का ना, तो वो ताकि उधर आपको इजी हो जाएगा चीज़ें। अच्छा जी। चल यार, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट फेरिंजाइटिस, तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्वॉल्व है इसमें। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। और ठीक है। और उसके अंदर एक स्ट्रेप्टोकोकस में ना आपकी एम प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। ठीक है, एम प्रोटीन्स। ठीक है। इनके खिलाफ एंटीबॉडीज आपके प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। और वो फिर क्रॉस रिएक्ट करती हैं कार्डियक एंड जॉइंट टिश्यूज पे भी। ठीक है। तो दैट लीड्स टू रिमेटिक फीवर। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस, दिस इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस, कि आपकी जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो है और उसकी एम प्रोटीन्स। ठीक है। ये उसके थ्रू हो रहा होता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री के थ्रू। ठीक है। ये सी ऑप्शन, सॉरी, इसमें जरा क्लियर नहीं है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री बिटवीन, आगे ये स्टेटमेंट है, स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस एंड होस्ट टिश्यूज। ठीक है। अच्छा जी। A 2 year old child presents with failure to thrive, pale bulky stools। क्या लगता है डायग्नोसिस क्या है? डीडीज होंगे, बल्कि इसमें डायग्नोसिस तो नहीं होगा, डीडीज होंगे। हाँ जी, फैट इंडाइजेशन है, मेल अब्जॉर्प्शन का सिनेरियो है। कुड बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, कुड बी सीलिएक। ठीक है। बट सीलिएक इतने छोटे में ज़रा लेस लाइकली है। लेकिन वैसे हो सकती है। बच्चे में पता भी तभी लगता है जब वो उसको वीट प्रोडक्ट्स आप देना शुरू करते हैं। तो डीडीजी होंगे खैर। इन शॉर्ट, इट इज़ रिलेटेड टू द मेल एब्जॉर्प्शन एंड स्पेसिफिकली वो फैट मेल जो एब्जॉर्प्शन का आपसे पूछ रहा है। तो नाइट ब्लाइंडनेस को उसने बताया विटामिन ए। ठीक है। और भी कोई वजह हो सकती है, अभी तो ये जनरल है, बस डीडीज ही होंगे इसमें। डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो अभी नहीं है। ओके, ड्रग कॉजिंग मेटालिक टेस्ट एंड नोजिया। किस दवाई का आपको पता है कि वो जब आप देंगे तो आप पेशेंट को बता के भेजेंगे कि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं? मेटफॉर्म। ठीक है। सल्फोनाइल यूरियास क्या करते हैं? दे आर एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन। इंसुलिन क्या करती है? हाइपो एंड वेट गेन।
और पायोग्लिटाजोन का तो आपको बताया दी। ठीक है जी। चलिए जी, ये हमारा आज का था, 160 तक हमने कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल में इसके अगले तो 15-16 ही हैं। हाँ, इसका ना 179 तक है इसके पास ना टोटल। तो ये पेपर कल हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा भी इंशाल्लाह ताला उसके भी 50-60 MCQ 70 तक हो जाएंगे। तो ये आपका ना इंशाल्लाह दो तीन दिन, 3-4 दिन ईद के चुके होंगे, 3 एक दिन बीच में। तो 25 तक ये खत्म हो जाएगा ये सारा ना, क्योंकि इतने की पेपर हैं। आप लोगों में से ग्रुप में बल्कि मैं पूछ लूंगा, मेडिसिन सर्जरी के अलावा भी कोई है, गायनी का, एनेस्थीसिया का, या कोई इस तरह के? आप दोनों जो हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या क्या है जिसमें आपने अपीयर होना है? ओके, ज़्यादातर मेडिकल सर्जरी वाले ही हैं। ठीक है। ठीक। ओके जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।